वेलकम दोस्तों, स्वागत आपका इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्स के सेक्शन 100 क्लोज 111 प्रिकॉशंस फॉर सेफगार्डिंग द इन्वायरमेंट वीडियो 3 टेबल ऑफ कंटेंट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, एयर क्वालिटी के बारे में, वाटर सोर्सेज एंड वाटर क्वालिटी के बारे में और कंस्ट्रक्शन कैंप्स के बारे में। क्लोज 111.8.1 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। The contractor must take all reasonable steps to minimize dust nuisance during the construction of the works along the whole roads and the work sites by sprinkling water at a frequency specified by the engineer। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को निर्माण कार्य के दौरान धूल की समस्या को कम करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे तथा कार्यस्थलों पर इंजीनियर द्वारा निर्धारित आवर्ती पर पानी का छिड़काव करना होगा। यानी कि जब हम काम करते हैं तो कुछ अगर हम मिट्टी का कार्य कर रहे हैं तो कुछ धूल उड़ती है वहां से, तो धूल नहीं उड़े इसके लिए हमें पानी का छिड़काव करना होगा। उसके लिए इंजीनियर हमें गाइडलाइन देगा। ऑल एग्जिस्टिंग हाईवेज एंड रोड यूज्ड बाय व्हीकल और इक्विपमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और एनी ऑफ हिज सब कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स ऑफ मटेरियल और प्लांट्स। कॉन्ट्रैक्टर या उसके किसी सब कॉन्ट्रैक्टर या सामग्री या संयंत्र के आपूर्तिकर्ताओं के वाहन या उपकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी मौजूदा राजमार्ग और सड़कें एंड सिमिलरली ए न्यू रोड्स विच आर पार्ट ऑफ द वर्क्स एंड विच आर बीइंग यूज्ड बाय ट्रैफिक shall be kept clean and clear of all dust, mud or other extraneous materials dropped by the said vehicles। यानी कि इसी प्रकार कार्य के हिस्सा बनने वाली और यातायात द्वारा उपयोग की जा रही नई सड़कें उक्त वाहनों द्वारा गिराई गई धूल, कीचड़ या अन्य भारी सामग्री से साफ और मुक्त रखी जाएगी। इसमें यह बताया गया है कि जो भी रोड का हम काम कर रहे हैं, जैसे क्या होता है अपने वाइडनिंग करनी है तो हमारा एग्जिस्टिंग रोड जो होता है उस पर भी अपने काम करने के दौरान धूल, मिट्टी, कीचड़ वगैरह जो हो जाता है उनको साफ करके रखना है, उनकी सफाई रखनी है, उनको क्लीन बनाए रखना है। सिमिलरली ऑल डस्ट, मड और अदर एक्सट्रेनियस मटेरियल फ्रॉम द वर्क स्प्रेडिंग ऑन दीज हाईवेज शैल बी इमीडिएटली क्लियर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। यानी कि इसी प्रकार इन राज्य मार्गों पर फैली धूल, कीचड़ या अन्य भारी सामग्री को ठेकेदार द्वारा तुरंत साफ किया जाएगा। इसमें यह बताया गई कोई भी किसी भी प्रकार की धूल और कीचड़ अगर फैला हो उसे भी ठेकेदार हटाएगा। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि हमारे लैंडस्लाइड होने की वजह से कुछ मटेरियल्स अपने रोड पर आ गए तो इनको जल्द से जल्द क्लियर करेंगे। और हम वर्क कर रहे हैं उसके दौरान कुछ कीचड़ वगैरह फैल जाता है कई बार, तो उनको भी हम जल्द से जल्द रिमूव करेंगे। क्लियरेंस शैल बी इफेक्टेड इमीडिएटली बाय स्वीपिंग एंड रिमूवल ऑफ डेब्रीज एंड ऑल डस्ट, मड एंड अदर डेब्रीज शैल बी रिमूव्ड इंटायरली फ्रॉम द रोड सरफेस। यानी कि सड़क की सफाई तुरंत झाड़ू लगाकर और मलबा हटाकर की जाएगी और सड़क की सतह से सारी धूल, कीचड़ और अन्य मलबा पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि अगर धूल मिट्टी जमी है अपनी सड़क के ऊपर या कोई अलग मटेरियल पड़ा है तो उनको जल्द से जल्द हटाना है और अच्छे से साफ करना है। Additionally, if so directed by the engineer, the road surface shall be hosed or watered using stable equipments। यानी कि इसके अतिरिक्त यदि इंजीनियर द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए तो उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करके सड़क की सतह को पानी से धोया या छिड़का जाएगा। कई बार क्या होता है धूल इतनी ज्यादा होती है कि झाड़ू लगाने से धूल हटती नहीं है, तो उसके लिए पानी छिड़कना है और पानी से भी धोया जाएगा। Damages to existing road, any structural damages and loss of riding surface caused to the existing road by the contractors, construction vehicles, equipment shall be made good without any extra cost। यानी कि मौजूदा सड़क को नुकसान कॉन्ट्रैक्टर के निर्माण वाहनों, उपकरणों द्वारा मौजूदा सड़कों को हुई किसी भी संरचनात्मक क्षति और सवारी सतह के नुकसान की भरपाई बिना किसी अतिरिक्त लागत के की जाएगी। यानी कि जब हम काम करते हैं जो अपना एग्जिस्टिंग रोड होता है, अपन क्या करते हैं बड़ी बड़ी मशीनरी यूज करते हैं, जैसे डंपर हो गए, ग्रेडर हो गए, इस तरीके के बड़े बड़े इक्विपमेंट हम यूज करते हैं। तो कार्य करने के दौरान कभी कभी हमारा जो एग्जिस्टिंग रोड है वो टूट जाता है, तो उनको वापस ठीक करने की जिम्मेदारी भी कॉन्ट्रैक्टर की रहेगी और उसके लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कंप्लायंस विद द फोरगोइंग विल नॉट रिलीव द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी अथॉरिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ द रोड यूज बाय हिम। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली सड़कों के संबंध में
किसी भी प्राधिकारी की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए किसी भी जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी कि इसमें जो बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर जो भी सड़कें यूज कर रहा है और उससे रिलेटेड जो जिम्मेदारी है, जो रूल रेगुलेशन है, वो उसे पूरे करने होंगे। उन सब जिम्मेदारियों से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, वो सब जिम्मेदारियां कॉन्ट्रैक्टर को निभानी होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्लॉज 111.8.2 एयर क्वालिटी। The contractor shall devise and implements methods of working to minimize dust, gaseous and other airborne emissions and carry out the works in such a manner as to minimize adverse impacts on the air quality। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर धूल, गैसीय और अन्य वायु जनित उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए कार्य करने के तरीकों को तैयार करेगा और उन्हें लागू करेगा तथा कार्य को इस प्रकार से करेगा कि वायु की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम हो। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई धूल उड़ रही है, गैस निकल रही है या अन्य कोई उत्सर्जन हो रहा है, वो न्यूनतम रहे। यानी धूल वगैरह जो उड़ती है उनको कम से कम निकलने देना है, इस तरीकों का उपयोग करना है। इसमें मुख्य रूप से ये बताया है कि एयर क्वालिटी जो है उसको हमने बैलेंस रखना है ताकि आसपास के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। The contractor shall utilize effective water spray during delivery, manufacture, processing and handling of materials when dust is likely to be created and to dampen store materials during dry and windy weather। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को सामग्री की डिलीवरी, निर्माण, प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग और हैंडलिंग के दौरान प्रभावी जल स्प्रे का उपयोग करना होगा जब धूल उत्पन्न होने की संभावना हो तथा शुष्क और हवादार मौसम के दौरान भंडारी सामग्री को गीला करना होगा। इसमें यह बताया गया है कि अगर हमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके दौरान और निर्माण के दौरान किसी प्रकार की धूल नहीं उड़नी चाहिए, उस पे वाटर स्प्रे करते रहेंगे। और अगर हवा ज़्यादा तेज चल रही है तो हमारी जो स्टोर की गई जो सामग्री है, हवा तेज होने के कारण वो नहीं उड़े, इसके लिए हमें उसको गीला करके रखना है, यानी कि उस पर भी पानी का छिड़काव करके रखना है। स्टॉक पाइल्स ऑफ फ्राइबल मटेरियल्स शैल बी कवर्ड विद क्लीन टारपुलिन्स विद एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेड वाटर ड्यूरिंग ड्राई एंड विंडली वेदर्स। यानी कि भुरभुरी सामग्री के भंडार को साफ तिरपाल से ढक दिया जाएगा और शुष्क एवं हवादार मौसम में पानी का छिड़काव किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है अपना मटेरियल स्टोर किया गया है, वो ज़्यादा ड्राई होने के बाद हवा के साथ उड़ने लगे या धूल फैलाए, उनको हमें तिरपाल से ढक के रखना है और अगर हवा ज़्यादा हो तो पानी का छिड़काव करना है। स्टॉक पाइल्स ऑफ मटेरियल्स और डेब्रिज शैल बी डंपिंड prior to their movement except where this is contrary to the specification। यानी कि सामग्री या मलबे के भंडार को ले जाने से पहले गीला किया जाएगा सिवाय इसके कि वह विनिर्देश के विपरीत हो। इसमें यह बताया गया है कि जैसे कि हमें डंपर में डाल के कुछ मटेरियल लेके जाना है तो उसको ऊपर से गीला करना है, तिरपाल डालना है, पूरी प्रोटेक्शन रखनी है कि आसपास के इन्वायरमेंट को, सड़क को वो गंदा नहीं करे, प्रदूषण नहीं फैलाए, धूल मिट्टी नहीं फैले। Any vehicles with open load carrying area used for transporting potentially dust producing materials shall have properly fitting side and tail boards। यानी कि धूल पैदा करने वाली संभावित सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले खुले भार वहन क्षेत्र वाले किसी भी वाहन में साइड और टेल बोर्ड से ठीक से फिट होना चाहिए। यानी कि इसमें यह बताया गया है जैसे हम मिट्टी का कार्य करते हैं तो बोरो एरिया से हमें मिट्टी लेके आनी है तो मिट्टी ऊपर तक भरी होगी और जब व्हीकल चलेगा तो वो हवा के कारण वो रोड पर या आसपास का जो रेजिडेंस एरिया है या रोड के साइड में जो बिल्डिंग हैं, लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको इफेक्ट करेगा। तो उनको इफेक्ट ना करे इसलिए उसको पूरा फिट रखना है और ऊपर से कवर करना है। Materials having the potential to produce dust shall not be loaded to a level higher than the side and tail boards and shall be covered with clean tarpaulin in good condition। यानी कि धूल पैदा करने की क्षमता वाली सामग्री को साइड और टेल बोर्ड से अधिक ऊंचाई तक नहीं लादा जाना चाहिए और उसे अच्छी स्थिति में साफ तिरपाल से ढका होना चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि जो व्हीकल हम यूज कर रहे हैं उसको साइड से पूरा कवर रखेंगे, पीछे से पूरा कवर रखेंगे और जो उसका अपर लेवल है उससे थोड़ा कम रखेंगे उसको, न कि उसको ओवरलोडिंग की तरह पूरा उससे ऊपर तक भर देंगे और अच्छे से कवर करेंगे। द टर्पलिन शैल बी प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड एक्सटेंड एट लीस्ट 300 mm ओवर द एज ऑफ द साइड एंड टेल बोर्ड्स।
यानी कि तिरपाल को ठीक से सुरक्षित किया जाना चाहिए और साइड और टेल बोर्ड के किनारों से कम 300 mm ऊपर तक फैला होना चाहिए। यानी कि हमें 300 mm उसको एक्स्ट्रा रखना है ताकि किसी भी प्रकार की अपने मटेरियल बाहर नहीं आ सके, कवर हो सके अपना मटेरियल पूरा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अभी देखते हैं क्लॉज 111.8.3 वाटर सोर्सेज एंड वाटर क्वालिटी। The contractor shall provide independent sources of water supply such a borewell for use in the works and for associate storage, workshop and workforce compounds। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को निर्माण कार्य और उससे जुड़े भंडारण कार्यशाला और कार्यबल परिसरों के लिए जल आपूर्ति के स्वतंत्र स्रोत जैसे बोरवेल उपलब्ध कराने होंगे। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि निर्माण कार्य में यूज होने वाला जो पानी है, जैसे लैब में हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, साइट पर हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए जो पानी आना है वो ठेकेदार को प्रोवाइड करवाना है और उसके लिए वो एक बोरवेल या कहीं से भी पानी जहां अरेंज करना है वहां से पानी अरेंज करके रखेगा। Prior approval shall be obtained from the relevant state authorities and all installation shall be in compliance with local regulations। यानी कि संबंधित राज्य प्राधिकरणों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा और अन्य स्थापनाएं स्थानीय नियमों के अनुरूप होगी। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज है, उनसे हमें अप्रूवल लेना होगा और जो अथॉरिटीज हैं उनमें लागू होने वाले सभी नियम को हमें मानना है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। द कॉन्ट्रैक्टर शैल प्रोटेक्ट ऑल वाटर कोर्सेज, वाटरवेज, डिटैच कैनाल्स, ड्रेन्स, लेक्स, रिजर्वायर एंड द लाइक फ्रॉम पोल्यूशन एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सक्यूशन ऑफ द वर्क। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर सभी जलमार्गों, खाइयों, नहरों, नालों, झीलों, जलाशयों आदि को कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाले प्रदूषण से बचाएगा। इसमें यह बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन करने के दौरान किसी भी प्रकार के जलमार्ग, कोई नाली है, नहर है, झील है, कोई रिजर्वायर है, उसमें किसी भी प्रकार की कचरा नहीं फैलाना है, उनको गंदा नहीं करना है, प्रदूषण नहीं फैलाना है, उन सब चीज़ों को बचाए रखना होगा। ये जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होगी। ऑल वाटर एंड अदर लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड chemical arising on the site shall be collected and disposed of at a location on or off the site and in a manner that shall not cause either nuisance or pollution। यानी कि साइट पर उत्पन्न होने वाले सभी जल और अन्य तरल अपशिष्ट उत्पादों जैसे पेट्रोलियम उत्पाद और रसायनों को साइट पर या उनके बाहरी किसी स्थान पर एकत्रित और निपटाया जाएगा और इस प्रकार निपटाया जाएगा कि इसे कोई उपद्रव या प्रदूषण न हो। अगर हमारी साइड से कोई इस तरीके के अपशिष्ट उत्पाद पैदा होते हैं जैसे पेट्रोलियम या रासायनिक टाइप के, तो उन्हें इस तरीके से उनको डिस्पोज करना है कि अपने इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो और उनसे कोई भी प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्टर शैल एट ऑल टाइम्स इंश्योर दैट ऑल एग्जिस्टिंग स्ट्रीम्स, कोर्सेज एंड ड्रेन्स within and adjacent to the site are kept safe and free from any debris and any materials arising from the works। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि साइट के भीतर और आसपास की सभी मौजूदा जलधाराएं और नालियां सुरक्षित रहे और कार्य से उत्पन्न होने वाले किसी भी मलबे या सामग्री से मुक्त रहे। इसमें यह बताया गया है कि जब हम काम करते हैं तो उसके आसपास जो वाटर सप्लाई है उनको सुरक्षित रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई मलबा या एक्स्ट्रा सामग्री नहीं हो वहाँ पे, जिसकी वजह से वो चोक ना हो जाए, तो उनकी सुरक्षा बनाए रखना है। द कॉन्ट्रैक्टर शैल नॉट डिस्चार्ज और डिपॉजिट एनी मैटर अराइजिंग फ्रॉम द एक्सक्यूशन ऑफ द वर्क इनटू एनी वाटर कोर्सेज एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द इंजीनियर एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटीज कंसर्न्ड। कॉन्ट्रैक्टर संबंधित इंजीनियर और वियामक प्राधिकरण की अनुमति के बिना कार्य के निष्पादन से उत्पन्न किसी भी पदार्थ को किसी भी जलमार्ग में नहीं बहाएगा या जमा नहीं करेगा। इसमें यह बताया गया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जो हमें बहाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को परमिशन देता है तभी उसको बहाना है, नहीं तो उसको नहीं बहाए। तो देखते हैं दोस्तों 111.8.4 कंस्ट्रक्शन कैंप्स। द कंस्ट्रक्शन कैंप्स शैल कन्फर्म टू द स्टेट एंड नेशनल बिल्डिंग रेगुलेशन एज एप्लीकेबल। यानी कि निर्माण शिविर राज्य और राष्ट्रीय भवन विनियमों के अनुरूप होंगे जहां लागू हो। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई नियम स्टेट और नेशनल लेवल का कोई नियम लागू होता है जहां कंस्ट्रक्शन कैंप बनाना है तो वो नियम लागू करने होंगे। कॉन्ट्रैक्टर को
अपना कैंप उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाना होगा। द एरिया फॉर द स्टोरेज ऑफ पोल्यूटेड मटेरियल्स shall be stored on impervious floors and shall be surrounded by impervious detached in order to avoid spilling of polluted material to surrounding areas। यानी कि प्रदूषित सामग्री के भंडारण क्षेत्र को अभेद्य फर्श पर संग्रहित किया जाएगा और प्रदूषित सामग्री को आसपास के क्षेत्र में फैलने से रोकने के लिए अभेद्य खाइयों से घिरा होगा। इसमें यह बताया गया है कि जहां मटेरियल स्टोर कर रहे हैं वो फर्श ऐसा होना चाहिए उसमें से वो रिसाव करके ज़मीन के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके की फर्श हमें इस्तेमाल करना है। और जो प्रदूषित सामग्री है वो आसपास के क्षेत्र में उन्हें खाइयों में डालते हैं तो वो खाइयों के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। और जो प्रदूषित मटेरियल है उसको इस ऐसी जगह रखेंगे कि उसके आसपास खाइयाँ बना देंगे, लेकिन वो खाई ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से मटेरियल रिसाव करके कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कैंप शैल बी properly arranged to avoid noise pollution to the nearby habitat and to avoid contamination of water courses from waste water drainage। यानी कि निर्माण शिविरों की उचित व्यवस्था की जाएगी ताकि आसपास के निवासियों को ध्वनि प्रदूषण से बचाया जा सके और अपशिष्ट जल निकासी से जल मार्गों को दूषित होने से बचाया जा सके। इसमें यह बताया गया है कि अपना जो कैंप है उनको एक अलग जगह पे बनाना होगा ताकि आसपास के जो लोग हैं ध्वनि प्रदूषण से डिस्टर्ब ना हो और उससे निकलने वाले अपशिष्ट जो हैं उनकी जो निकासी होती है वो जल मार्गों को दूषित नहीं करनी चाहिए। टू प्रिवेंट सच कंटामिनेशन वेस्ट वाटर जनरेटेड एट द कैंप साइट शैल बी डिस्चार्ज इनटू सोक पिट। यानी कि इस तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए शिविर स्थलों पर उत्पन्न अपशिष्ट जल को सोखने वाले गड्ढों में डाला जाएगा। ह्यूमन एक्सक्रेटा शैल बी ट्रीटेड दो सेप्टिक टैंक्स प्रियर टू डिस्चार्ज एंड शैल कन्फर्म टू डायरेक्टिव एंड गाइडलाइन ऑफ द स्टेट। यानी कि मानव मल को बहाने से पहले सेप्टिक टैंक में उपचारित किया जाएगा और राज्य के निर्देशों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। यानी कि जो अपने सेफ्टी टैंक जो बनाए हैं उनमें पहले जो मानव मल है उनको स्टोर किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के जो नियम है जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग उनका उपचार किया जाएगा। स्पिलिंग ऑफ ऑयल एंड बिटुमिनस प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट शैल बी अवॉइडेड टू रिड्यूस द चांसेज ऑफ कंटामिनेशन ऑफ सरफेस एज वेल एज ग्राउंड वाटर। यानी कि स्थायी तथा भूजल के प्रदूषण की संभावना को कम करने के लिए निर्माण तथा परिवहन के दौरान तेल या बिटुमिन उत्पादों के रिसाव से बचा जाना चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो भी तेल या बिटुमिन जो उत्पाद है हमारे उनका रिसाव जो है उनसे बचा जाना चाहिए और हमें सतह को और भूजल को इस प्रकार के प्रदूषण से बचाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।